हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देखने वाले हैं। मैं हमेशा की तरह आज भी आपसे वापस बोल रहा हूं कि इफ इन केस आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और सिर्फ आप इस सीरीज को भी फॉलो करते हैं तो आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस में रहता है, एमसीक्यू। एमसीक्यू जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, शॉर्ट और एमसीक्यू हमें एक भी नहीं छोड़ना है। लॉन्ग छोड़ दो चलेगा, लेकिन शॉर्ट और एमसीक्यू छोड़ना मत, क्योंकि यहीं से पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाता है और लॉन्ग भी हम मन से बनाकर लिख सकते हैं अगर हमें शॉर्ट और एमसीक्यू अच्छे से आते हैं। राइट, चलिए। Which service from the below mention provides protection from risk? इनमें से कौन सी सर्विस हमें रिस्क से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है? बताइए बच्चा। ऑब्वियस ही चॉइस है। रिस्क और प्रोटेक्शन के बाद आए तो आंसर ऑब्वियस सा हो जाता है इंश्योरेंस। ठीक है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, पोस्टल एंड टेलीग्राम है, कोई मतलब का नहीं है। द आंसर इज इंश्योरेंस। मिनिमम अमाउंट ऑफ आरटीजीएस का आपको पता होना चाहिए। 2 लाख रुपीज इसका मिनिमम अमाउंट होता है जो कि आप सेंड कर सकते हैं थ्रू आरटीजीएस। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस किसको बोला जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस? किसको बोला जाता है बच्चा? लाइफ इंश्योरेंस को, क्योंकि एश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ना को फायर में काम करता है ना मैराइन में काम करता है, सिर्फ वो काम करता है लाइफ इंश्योरेंस में। एश्योरेंस मतलब होता है जहां पर हम श्योरिटी से बोल सके कि ये चीज होगी ही होगी। एक पर्सन ने जन्म लिया है तो उसकी डेथ होगी ही होगी। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल होता है। यस और नो? चलिए बच्चा, फुल फॉर्म बतानी है एटीएम की, जो बहुत बच्चे गलती करते हैं। द राइट फुल फॉर्म इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक नहीं है ना एनी टाइम मनी है। द आंसर इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। राइट। द पर्सन और फर्म हु गेट कंपनसेशन, पर्सन बताइए या फर्म बताइए जो कि कंपनसेशन रिसीव करता है। कौन करता है बच्चा? इंश्योर्ड यानी हम, UNI। इंश्योरर कौन हो गया? कंपनी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी। प्रीमियम तो कोई मतलब ही नहीं है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट भी कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, तो दो जो पर्सन है कौन है? एक तो कंपनी है और एक हम है। तो कंपनसेशन किसको मिलेगा? लॉस भी किसको होगा? इसी को होगा। कंपनसेशन भी इसी को मिलेगा। चलिए बच्चा, फॉलोइंग अकाउंट हाईएस्ट रोल ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हमें कौन से अकाउंट में मिलता है? ऑब्वियस चीज है, एफडी में। सेविंग में इतना नहीं मिलता है, करंट में भी इतना नहीं मिलता है, रिकरिंग में भी इतना नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा मिलता है एफडी में, फिर रिकरिंग में, फिर करंट में, फिर सेविंग में। यस और नो? या सेविंग, करंट में तो सबसे कम मिलता है, सेविंग में थोड़ा उससे ज्यादा मिलता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड अलाउज स्पेंडिंग मनी ओनली अप टू द बैलेंस इन योर अकाउंट? इस कार्ड में हम जितना अकाउंट में हमारा पैसा है उतना ही हम खर्च कर सकते हैं। कौन सा है? डेबिट कार्ड, जो आपके और मेरे पास होता है, एटीएम कार्ड जिसको बोलते हैं, वो हमारा ज्यादातर डेबिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड अलग चीज होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। वीजा कार्ड अलग चीज होती है, मास्टर कार्ड अलग चीज होती है। ये हमारे आंसर नहीं है। राइट आंसर इज डेबिट कार्ड। ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट अ रिसिप्ट इज गिवन बाय द पोस्ट ऑफिस? यहां पर पोस्ट ऑफिस एक रिसिप्ट देता है जब आप कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। आंसर इज बच्चा रजिस्टर्ड पोस्ट। ठीक है ना? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर डिसऑनर्ड? डिसऑनर्ड नहीं होता मतलब वो चेक कैंसिल नहीं होता कभी। कौन सा है बच्चा? बैंक ड्राफ्ट इसका आंसर है। चेक भी हो सकता है, बोथ ए एंड बी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस ऑफ बैंक परमिट्स विड्रॉल ऑफ मनी मोर देन द बैलेंस इन द अकाउंट? इस फैसिलिटी के द्वारा आप अपने अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। द आंसर इज ओवरड्राफ्ट। ठीक है ना? करंट अकाउंट होल्डर्स को एक फैसिलिटी मिलती है जो कि ओवरड्राफ्ट होती है, जहां पर जितना अकाउंट में बैलेंस है आप उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर्स में आते हैं बच्चा। एटीएम का फुल फॉर्म आपको पता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी किसमें एप्लीकेबल नहीं होता बच्चा? लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर है। ठीक है ना? द कॉज ऑफ लॉस मस्ट बी रिलेटेड, आंसर बताना है, देखिए अच्छे से पढ़िएगा। द कॉज फॉर लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस। विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट?
कॉज ऑफ लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस, मतलब कि जिस वजह से आपका लॉस हुआ वो वजह जो है आपके टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन होना जरूरी है। उस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? उस प्रिंसिपल को कहते हैं कॉजा प्रॉक्सिमा, मतलब जो कॉज है आपका जो मेंशन करा गया है एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग द डॉक्यूमेंट, वही एक्चुअल कॉज होना चाहिए लॉस का भी। अगर नहीं है, अगर आपने किसी और चीज के लिए, जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, आपने मैराइन इंश्योरेंस करा रखा है, पानी के थ्रू जहाज में जो माल जाता है मैराइन इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है, लेकिन आपका माल चूहे खराब कर चुके हैं, तो उसमें आपका कॉजा प्रॉक्सिमा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये अवॉइड हो रहा है प्रिंसिपल। मैराइन में सी पेरिल्स के थ्रू या फिर कोई पानी से रिलेटेड कोई आपका कोलिजन वगैरह हो जाता है, तब अगर कोई लॉस होता है तब आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है, लेकिन अगर रेड चूहे खराब कर देते हैं आपके माल को तो ये प्रिंसिपल का उल्लंघन है और आपको पैसे नहीं मिलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चा? चलिए, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, द इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ हिज गुड्स एंड अदर थिंग फॉर विच इंश्योरेंस इज बीन टेकन एज ही वॉज टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरर को, मतलब आपको और मुझे, जिस भी चीज का आपने इंश्योरेंस ले रखा है उस चीज का ध्यान आपको रखना है, खुद ही रखना है। उस प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे? मिटिगेशन ऑफ लॉस, मतलब लॉस होने पर आपको पूरी एहतियात बरतनी है, पूरा टेक केयर करना है। टेक केयर अगर नाम आ जाए तो समझ जाइएगा मिटिगेशन, मतलब आप पूरी तरीके से कोशिश करोगे लॉस को कम से कम करने की, ठीक है। द इंश्योरेंस या इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। इंटरेस्ट अगर वर्ड आ जाए तो समझ जाना इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब कि आप अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए हर वो कोशिश करोगे जो करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी अगर आपकी होगी तो आपका इंटरेस्ट होगा उसमें और आप पूरी कोशिश करेंगे। इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज ऑफ इंश्योरेंस टू डिस्क्लोज। डिस्क्लोज अगर वर्ड आ जाए तो समझ जाइएगा आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब दोनों पार्टी को, कंपनी को और आपको और मुझे इंश्योर्ड को हर वो चीज बता देनी चाहिए एक दूसरे को जो कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है जानना। 7th, द इंश्योर्ड शुड नॉट बी अलाउड टू मेक एनी प्रॉफिट बाय सेलिंग डैमेज्ड प्रॉपर्टी। ये कौन सा प्रिंसिपल है? सबरोगेशन। सबरोगेशन क्या कहता है कि क्लेम सेटलमेंट के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस प्रॉपर्टी को बेचकर या उस चीज को बेचकर जिसने आपने कंपनसेशन लिया है प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है ना। कोई आपका गुड्स स्टोलन हुआ, ठीक है, उसका कंपनसेशन आपने ले लिया, लेकिन जब वो आपको गुड्स मिला तो आपने उसको मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमा लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, टू विच इंश्योरेंस प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल। द आंसर इज लाइफ इंश्योरेंस, जैसे हमने एमसीक्यू में भी देखा था, ठीक है। केस स्टडी में पहला क्वेश्चन है बच्चा, अ कंपनी हैज अंडरटेकन अ फायर इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख। फायर इंश्योरेंस ले रखा है हमने 5 लाख का। 2 मंथ ड्यू टू फायर इट इनकर्ड अ लॉस ऑफ 2 लाख। 2 मंथ बाद क्या हुआ? लॉस, मतलब फायर लगी, आग लग गई, हमने फायर इंश्योरेंस ले रखा था हमारी फैक्ट्री में गुड्स का, तो वहां पर फैक्ट्री में आग लग गई और 2 लाख के गुड्स हमारे जल गए या खराब हो गए, तो हमें कितने अमाउंट का कंपनसेशन मिलेगा? क्या 5 लाख का मिलेगा या फिर 2 लाख का मिलेगा? आंसर है सिर्फ 2 लाख का, क्योंकि जितनी भी रिस्क होती है या जितना भी डैमेज हुआ है हमें उसका ही कंपनसेशन मिलता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के थ्रू। यस और नो? चलिए, विच लाइफ इंश्योरेंस कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस कौन सा होता है बच्चा? लाइफ इंश्योरेंस। मैं आपको एमसीक्यू में भी बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एक और, देखिए, व्हाई आर बैंक्स कॉल्ड डेप्टर्स एज वेल एज क्रेडिटर। बैंक क्यों? अच्छा, बैंक को डेप्टर और क्रेडिटर दोनों कहा जाता है, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है। दूसरा पूछा है क्यों कहा जाता है, रीजन क्या है? बैंक्स ओ मनी, ओज मतलब कि वो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बैंक्स ओज मनी टू देयर डिपोजिटर, दैट इज व्हाई बैंक इज कॉल्ड डेप्टर। मतलब डेप्टर्स क्या होते हैं? डेप्टर्स ने, डिपोजिटर्स कौन होते हैं? वो लोग जो बैंक में अपना मनी डिपॉजिट करा के जा रहे हैं। तो डिपॉजिटर बैंक में जाते हैं अपना माल डिपॉजिट कराने, तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी है बैंक के ऊपर कि डिपॉजिटर्स का पैसा उनको अच्छी तरह रखना है। मतलब जो पैसा डिपॉजिटर जमा करके गए हैं वो पैसा किसका है? डिपॉजिटर्स का है, और बैंक को वो पैसा जब भी वो मांगे उनको वापस देना है, तो ये डेप्टर्स हुए। ऑन द अदर हैंड बैंक ग्रांट्स लोन आल्सो एंड ऑल दोज हु हैव टेकन लोन ओ मनी टू बैंक्स। अब दूसरी तरीके से क्या है?
पहले केस में बैंक थे और कस्टमर थे, ठीक है ना, बैंक था और कस्टमर था। पहले केस में क्या हुआ, पहले केस में कस्टमर बैंक के पास गया माल को डिपॉजिट कराने, मनी को डिपॉजिट कराने, इसलिए ये क्या हुआ, डेप्टर हो गया, क्योंकि बैंक को मनी देना पड़ेगा किसको, कस्टमर को। दूसरे केस में क्रेडिटर कैसे हुआ, क्रेडिटर ऐसे हुआ कि ये मान के चलो लोन का केस है तो लोन, इंडस्ट्रीज का केस मान के चलो, इंडस्ट्री वगैरह क्या करती है, लोन लेती है। इंडस्ट्री वगैरह क्या करेगी बच्चा, लोन लेगी बैंक से, ठीक है। बैंक क्या करेगा, बैंक इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो बैंक को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए क्रेडिटर्स हो गए वो, ठीक है। ओज मनी टू बैंक्स, इसलिए इंडस्ट्री क्या करती है, पैसे देने हैं वापस रिटर्न करने, एज अ लोन लिए हैं इंडस्ट्री ने बैंक से पैसे, ठीक है। वो इंडस्ट्री के पैसे नहीं है, वो हैं तो कस्टमर के पैसे जो कि बैंक के पास पड़े हैं, बैंक उसको लोन की तरह दे देता है इंडस्ट्री को और उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो यहां इस केस में क्या हो गया, बैंक हमारा क्रेडिटर हो गया। क्रेडिट मतलब होता है ना पैसे आना, डेप्टर मतलब पैसे जाना, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी एक और है। A factory owner took a fire insurance policy of his factory without informing the insurance company that he received notice from the electricity department to get the wiring of the factory required. एक बंदा है जिसने अपनी फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस करा रखा है, लेकिन उसने इंश्योरेंस कंपनी से एक बात छुपाई है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उसको एक मंथ पहले ही, इंश्योरेंस करवाने से एक मंथ पहले ही एक नोटिस भेजा था जहां पर लिखा हुआ था कि अपने वायरिंग वगैरह आप अच्छे से करवा लो, आपकी फैक्ट्री में कभी भी आग लग सकती है। लेकिन ये बात इंश्योरेंस कंपनी से छुपाई उस पर्सन ने। द फैक्ट्री कॉट फायर, चलते क्या हुआ, उसके एक महीने बाद क्या हुआ, फैक्ट्री में आग लग गई फॉल्टी वायरिंग के थ्रू। अब ये क्वेश्चन है, विल द फैक्ट्री ओनर गेट कंपनसेशन फॉर द लॉस ड्यू टू फायर, क्या फैक्ट्री ओनर को पैसा मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए। विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज रिलेटेड विद दिस केस, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है, एक्सप्लेन दैट प्रिंसिपल। देखिए आंसर क्या है इसका, फैक्ट्री ओनर को कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने एक अवॉइडेंस करी है, उल्लंघन करी है एक प्रिंसिपल की। कौन सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस करवाने वाले के बीच में कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, सब कुछ आपको क्लियर बता देना चाहिए। लेकिन इस पर्सन ने क्या करा, ये चीज छुपाई कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से उनको नोटिस आया था कि अपनी वायरिंग ठीक करवा लो, इसकी वजह से उनको कंपनसेशन नहीं मिलेगा ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी का, एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इंडेमनीफाइंग द इंश्योर्ड फॉर लॉसेस कॉज्ड बाय डैमेज टू द वेसल। आंसर है मेरिन इंश्योरेंस। वेसल जब नाम आ जाए, ठीक है, वेसल नाम याद रख लेना, डेक वगैरह, डॉकयार्ड वगैरह, तो मेरिन इंश्योरेंस का हमारा केस है, ठीक है। A self-service terminal that provide bank customer with a facility such as withdrawing and deposit of cash, fund transfer, obtaining average account statement and closing balance etc. मतलब एक ऐसा सेल्फ सर्विस टर्मिनल है, एक जगह है जहां पर सेल्फ सर्विस है, खुद ही जाकर आप पैसा निकाल सकते हैं, अपने अकाउंट की सारी डिटेल पता कर सकते हैं। कौन सा है, एटीएम है। आंसर इज कॉल्ड एटीएम, ठीक है। फैसिलिटी का नाम बताना है जहां पर बैंक अलाउड्स इस करंट अकाउंट होल्डर विड्रॉ ओवर एंड अबाउट द क्लोजिंग, अभी बताया था आपको। आंसर इज ओवरड्राफ्ट। यहां पर करंट अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। द आंसर इज ओवरड्राफ्ट। चलिए शॉर्ट आंसर में बच्चा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ई बैंकिंग, आपको बताना है और उसके एडवांटेजेस आपको बताने हैं। नोट्स वगैरह आपने डाउनलोड कर लिए हैं, इफ इन केस नहीं करे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ रहे हैं, नहीं तो ये सब कुछ आपके एनसीईआरटी वगैरह में भी गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं। मेरे नोट्स में थोड़ा सा शॉर्ट में है क्योंकि समझने में थोड़ा आसान रहता है आपके लिए, राइट। चलिए लॉन्ग में एक क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आपको सारे समझाने हैं, सुटेबल एग्जाम्पल, ब्रीफली है, मतलब कि 5 से 6 लाइन में आपको समझाने हैं, मतलब एक पेज में आपको 2 प्रिंसिपल समझाने हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे कर कर आप 2.5 पेज तक ये आंसर को लिख लेंगे और इससे बढ़िया क्या चाहिए, 6 आउट ऑफ 6 आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ब्रीफली 5 से 6 लाइन में आपको एक प्रिंसिपल समझाना है, कुल मिला के 5 से 6 हमारे प्रिंसिपल हैं, क्योंकि 2.5 से 3 पेज में आपके आ जाएंगे और पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यस और नो, शॉर्ट में कम से कम हमें 1 पेज फिल करना ही करना होता है, मतलब 4 मार्क्स में।
6 मार्क्स में 2 पेज हमें फिल करने होते हैं नियर अबाउट एवरेज मिनिमम, ठीक है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट कभी भी आप एक्सीड नहीं करोगे और हमेशा फुल आउट ऑफ फिल लाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। सीरीज कैसी लग रही है, मजे आ रहे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है, मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो कल के दिन आने वाला है, आई होप सो आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।